में क्या है, थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें भी आगे बढ़ते हुए इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हो चुका है हमारा, अम्लों का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेसेस ये भी हो चुका है सेकंड पॉइंट, यानी अम्लों का और क्षारों का तुल्यांकी भार, और लवणों का तुल्यांकी भार भी कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट वेट। आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस, आयनों का तुल्यांकी द्रव्यमान या आयनों का तुल्यांकी भार। आयनों का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला भाई यूज करेंगे, E इक्वल टू M अपॉन N फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। यहाँ M क्या है बेटा, M इज द फार्मूला मास, आयन के लिए क्या बोलते हैं, फार्मूला मास, एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, और फॉर आयंस इट इज नोन एज फार्मूला मास, यानी सूत्र भार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सूत्र भार बोला जाता है। इक्विवेलेंट मास E इक्वल टू फार्मूला मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयन और ऑफ एन आयन, वैलेंसी फैक्टर फॉर आयंस इज चार्ज ऑन दी गिवन आयन, दिए गए आयन पर चार्ज होता है। तो द वैलेंसी फैक्टर फॉर आयन इज द चार्ज ऑन द गिवन आयन, दिए गए आयन पर उसका चार्ज उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। एग्जाम्पल, वैलेंसी फैक्टर फॉर कैल्शियम 2+ इज 2, ठीक है, यहाँ चार्ज कितना दिख रहा है बेटा, 2। सिमिलरली वैलेंसी फैक्टर फॉर Al3+ इज 3, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है बेटा, 3। एंड ऑल्सो वैलेंसी फैक्टर फॉर सल्फेट इज 2, क्योंकि यहाँ पे कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, 2। एंड सिमिलरली वैलेंसी फैक्टर फॉर फॉस्फेट आयन इज 3, यहाँ पे चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, 3। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीजों को। इनसे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कीजिए। इक्विवेलेंट मास तो सबसे पहले लिखेंगे हम आयन, फिर उसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, एंड देन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू फॉर्मूला मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इस टाइप से। देखो बेटा, आयन के एग्जांपल में लिया मैंने सबसे पहले सोडियम, फिर हाइड्रोजन प्लस का वैलेंसी फैक्टर 1 और 1, इनमें चार्ज 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। अब इक्विवेलेंट मास या तुल्यांकी भार हो गया फार्मूला मास अपॉन 1, यहाँ फार्मूला मास, इसका आयन का कितना मास है, सोडियम का 23, एटॉमिक मास ही आयन का मास है, अपॉन 1, 23 आ गया बेटा। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन एटम E इक्वल टू M/1, E इक्वल टू M/1 दैट इज इक्वल टू 1/1, और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास मैंने पहले भी याद करवाया, 1 होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। आगे और सॉल्व करते हैं बेटा, और कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको नेक्स्ट पेज पर। अब हम आयन लेंगे, मान लो पोटेशियम प्लस एन फैक्टर कितना होगा बेटा, वैलेंसी फैक्टर 1, क्योंकि यहाँ 1 चार्ज दिखाई दे रहा है। इक्विवेलेंट मास E इक्वल टू क्या आ गया, फार्मूला मास अपॉन 1, फार्मूला मास 39 होता है पोटेशियम का, 39/1, 39। इस पॉइंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मैं इस पॉइंट को क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको सभी के एटॉमिक मासेस, आयनिक मासेस और उनका जो है इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करना सीख जाओगे। तो देखो, एटॉमिक मास ऑफ द पोटेशियम इज 39, उसी को यूज किया है। फिर से हम बात करें, मान लो मैग्नीशियम 2+, सब बच्चों को पता है यहाँ 2 चार्ज है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आयन वैलेंसी फैक्टर, लेकिन इक्विवेलेंट मास जरूर M/1 ना होकर के M/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, M/2 हो जाएगा।
और इसका वैल्यू रखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24/2 12। एंड इसी तरह कैल्शियम का बताइए बेटा, कैल्शियम का भी वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, क्योंकि कैल्शियम पर भी कितना चार्ज होता है, 2+। E इक्वल टू m/2 कैल्शियम का एटॉमिक मास 40/2 इज द 20, वैलेंसी फैक्टर 2, इट मीन्स कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास 20। अब हमारे पास आता है एल्यूमिनियम 3+, बताइए बेटा चार्ज कितना 3, वैलेंसी फैक्टर 3, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू m/3, दैट इज इक्वल टू 27/3 एंड 9 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन। इस तरह पॉजिटिव आयंस के एग्जांपल हो गए। अब देखिए बेटा हाइड्रोक्साइड आयन या फिर पहले अमोनियम आयन लो। अमोनियम आयन का पर चार्ज कितना है, +1, तो 1, E इक्वल टू m/1, m/1 दैट इज इक्वल टू 14, तो नाइट्रोजन का 4 हाइड्रोजनों का 18/1 18। बात क्लियर है बेटा। आयन के लिए उसके ऊपर जो चार्ज दिखाई देता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, और उससे डिवाइड करते हैं उसके आयनिक मास को, या कौन से मास को बेटा, फार्मूला मास को। तो आपको क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। अब देखिए अपने पास आ गया, मान लो नेगेटिव आयंस को चेक करते हैं, -1 तो 1, E इक्वल टू m/1 दैट इज 17/1 17। देखिए बेटा OH का 16 ऑक्सीजन का और 1 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का, तो 17 मास हो गया। इसी तरह आगे चलते चले हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आयन कौन सा लें बेटा, नेगेटिव आयन लो आप, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, 1 1 1 1, E इक्वल टू m/1, E इक्वल टू m/1, E इक्वल टू m/1, E इक्वल टू m/1। सबको पता होना चाहिए कि m ही रह गया। कितना मास है इसका नाइट्रेट का, नाइट्रेट का मास में आप ध्यान से देखें तो बेटा नाइट्रेट के लिए 14 नाइट्रोजनों का है, 16 ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन है। 14 मास ऑफ द नाइट्रोजन, 16 3 48 48 62 हो गया बेटा। 62 इसका क्लोरीन का 35.5 होता है, ये मैंने इक्विवेलेंट मास पहले याद करवा दिया है क्लोरीन वाला। ब्रोमीन का मास कितना है 80, और आयोडीन का मास 127 है। ये इनके एटॉमिक मास भी हैं और इनके ये इक्विवेलेंट मास भी हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेज कितना है 1 है। नेक्स्ट देखिए बेटा इसमें नाइट्रेट सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर 2, E इक्वल टू m/2 m 96/2 दैट इज इक्वल टू 48। बात क्लियर। ऐसे फॉस्फेट का इक्विवेलेंट मास बताइए, कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास बताइए, वैलेंसी फैक्टर 3 and 2, E इक्वल टू m/3 एंड E इक्वल टू m/2। इनके मास लिखो बेटा, फॉस्फेट का मास 95 95/3 31.66। कार्बोनेट का मास होता है बेटा 60 60/2 इज इक्वल टू 30। सिमिलरली जैसे ऑक्सलेट आयन आ जाए, कौन सा आयन आ जाए, ऑक्सलेट आयन आ जाए, तो क्या होगा, फार्मूला है इसका COO- एंड COO-। ऑक्सलेट आयन देखिए वैलेंसी फैक्टर 1 -1 -2 E इक्वल टू m/2, इसका मास 88/2, तो मिला करके कितना होगा 44। इस तरह से मास पता होना चाहिए और आपके इक्विवेलेंट मासेस आते चले जाएंगे बैलेंस इफेक्ट की हेल्प से। बात क्लियर है। अब लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 1 वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड, पॉइंट नंबर 2 वैलेंसी फैक्टर फॉर बेसेज, पॉइंट नंबर 3 वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, एंड पॉइंट नंबर 4 वैलेंसी फैक्टर फॉर आयंस, पॉइंट नंबर 5 वैलेंसी फैक्टर फॉर रिएक्शंस।
पॉइंट नंबर 5 इसमें, या यूं कहिए जो 5th पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5th, वैलेंसी फैक्टर फॉर रिएक्शंस, वैलेंसी फैक्टर फॉर रिएक्शंस नोट कर देंगे बेटा। वैलेंसी फैक्टर फॉर रिएक्शंस, अभिक्रियाओं के लिए वैलेंसी फैक्टर या संयोजकता गुणांक, अभिक्रियाओं के लिए संयोजकता गुणांक, इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 केस बनते हैं। ए, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, केस नंबर 1, या ए, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए वैलेंसी फैक्टर। दूसरा केस नंबर 2, वैलेंसी फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए वैलेंसी फैक्टर। पहला वैलेंसी फैक्टर किसके लिए बताएंगे बेटा हम, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, और दूसरा वैलेंसी फैक्टर आएगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए। देखिए बेटा होता क्या है इसमें, पहला हेडिंग लिखेंगे आप वैलेंसी फैक्टर, पहला हेडिंग लिखें ए, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, नोट कर लिया बेटा ये हेडिंग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब तक रिएक्शन नहीं होती है तब तक हम बेसेज का और एसिड्स का जो वैलेंसी फैक्टर है थ्योरेटिकल वाला मान के चलते हैं, जो मैंने पिछले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बताया। वो मैंने वैलेंसी फैक्टर फॉर, हम लोगों ने क्या किया, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स किया, उसमें जो वैलेंसी फैक्टर आता है वो थ्योरेटिकल होता है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या था, वैलेंसी फैक्टर फॉर बेसेज था, वो वैलेंसी फैक्टर हमारा थ्योरेटिकल था। तो जब तक कुछ ना दिया जाए रिएक्शन वगैरह, तब तक एसिड और बेस के वैलेंसी फैक्टर थ्योरेटिकल वाले वैलेंसी फैक्टर लेने होंगे। और जब कोई रिएक्शन दे दिया तो फिर इस डेफिनेशन को काम में लेना वैलेंसी फैक्टर क्या, द नंबर ऑफ H plus or OH minus ions that are actually replaced, जो कि वास्तव में रिप्लेस हुए हैं, per molecule of acid or base respectively is valency factor, are valency factor of acid and base, are valency factor of acid and base respectively, क्रमशः, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। बात समझ गए होंगे बच्चा कि कोई रिएक्शन दी गई है, उसमें वास्तव में कितने H प्लस पर एसिड मॉलिक्यूल और कितने OH माइनस पर बेस मॉलिक्यूल रिप्लेस हुए हैं, वास्तव में विस्थापित हुए हैं, उसका बैलेंसी फैक्टर होगा। यहां तक तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस बात को एग्जांपल से। देखो बेटा, जिस एसिड के अंदर एक H प्लस हो या जिस बेस के अंदर एक OH माइनस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंसी फैक्टर हमेशा 1 होगा, 1 होगा। जैसे एग्जांपल जब देखेंगे तो पता चल जाए। हमने लिखा NaOH, इस बेस में कितने OH है बेटा, 1 है, इसका बैलेंसी फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। बैलेंसी फैक्टर फॉर बेस या NaOH इज ऑलवेज 1। बैलेंसी फैक्टर फॉर NaOH 1, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक ही OH है। प्रॉब्लम आती है रिएक्शन में किसमें, जिसमें एक से ज्यादा OH या एक से ज्यादा H प्लस होते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं इसके साथ नाम H2SO4 का,
और रिएक्शन लिख दिया NaHSO4 प्लस H2O। यहां तक। अब देखो बेटा, वैलेंसी फैक्टर फॉर H2SO4 कितना हो गया? वैलेंसी फैक्टर फॉर H2SO4। इस रिएक्शन को आपको इसके लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। कैसे? इस रिएक्शन में देखिए H2SO4 में कितने H हैं? 2। सल्फेट के साथ 2 H हैं। सल्फेट के साथ कितना H बचा है? 1 H बचा है, मतलब 1 रिप्लेस हो गया। सल्फेट के साथ 2 H थे, सल्फेट के साथ 1 H बचा हुआ है, मतलब 2 में से 1 रिप्लेस हो गया। नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस आयन इज 1। वैलेंसी फैक्टर फॉर H2SO4 कितना आ गया? 1। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली रिएक्शन तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है प्रॉब्लम सेकंड केस में। ये NaOH का 2 मोल ले लिया प्लस H2SO4 लिया, रिएक्शन कराया, Na2SO4 प्लस 2H2O बोल दिया। रिएक्शन में दोनों रिजेंट वही है, लेकिन हुआ क्या, इस बार थोड़ा सा चेंज आ गया। वैलेंसी फैक्टर फॉर NaOH तो वही रहेगा, NaH इक्वल टू 1, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही OH होता है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया जिनके अंदर एक H या एक OH होता है उनका वैलेंसी फैक्टर हमेशा 1 रहता है, चाहे रिएक्शन कुछ भी दी गई हो। लेकिन जिनमें एक से ज्यादा H या एक से ज्यादा OH होते हैं उनमें वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ देखो बेटा, सल्फेट के साथ कितने H? 2। यहाँ सल्फेट के साथ कितने H? 0, मतलब दोनों रिप्लेस हो गए। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर फॉर H2SO4 कितना आ गया बेटा? 2 आ गया, थ्योरेटिकल के बराबर आ गया। जितना H दिखाई दे रहा उतना ही आ गया। इसमें जितना दिखाई दे रहा उतना नहीं आया, इसमें कम आया था, 1 आया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी रिएक्शन जिनमें थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग जितना दिखाई देता उतना नहीं आता, उनको बोलते हैं पार्शियल रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 हुआ है यहाँ पे। और इसमें क्या, कंप्लीट पूरा का पूरा दोनों H, इसमें 2 H थे, एक अभी बचा हुआ है, एक न्यूट्रलाइज हो गया। इसमें 2 H थे, कोई भी नहीं बचा, मतलब दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। इसको बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, पूर्ण उदासीनीकरण। इसमें ऊपर वाले में आंशिक उदासीनीकरण हुआ है, आंशिक उदासीनीकरण पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, और नीचे वाले में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यानी पूर्ण उदासीनीकरण हुआ है। अर्थात वैसे रिएक्शन या वो रिएक्शन जिनमें जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उतना ही वैलेंसी फैक्टर मिल जाए, इसका मतलब वो कंप्लीट हुई है रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम मिले, इसका मतलब वो पार्शियल रिएक्शन हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है अभी। बात समझ में आ गई बेटा? यही चीज मान लो पॉलीबैसिक एसिड के लिए और पॉली हाइड्रोक्सी बेस के लिए भी काम में ले सकते हैं। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर बी देखते हैं आप। पॉइंट नंबर बी क्या है बेटा? वैलेंसी फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संयोजकता गुणांक। वैलेंसी फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स अभिक्रियाओं हेतु संयोजकता कारक या संयोजकता गुणांक। ये नोट कर लें बेटा हेडिंग। अब इसमें क्या है, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम और आयन और मॉलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, पर आयन, पर मॉलिक्यूल, पर एटम और पर आयन और पर मॉलिक्यूल, पर एटम और पर आयन और पर मॉलिक्यूल, और पर आयन और पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल is the valency factor of given एटम और आयन और मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल। बात क्लियर?
तो क्या होता है बेटा, ये एटम और आयन या मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर होगा, और एटम और आयन और मॉलिक्यूल। तो देखिए बेटा, प्रति या पर का ध्यान जरूर रखना, ये पर मत भूलना, ये पर भूलने वाले बच्चे गलती कर देते हैं। इसमें पर एटम पर मॉलिक्यूल, प्रति अणु प्रति परमाणु या प्रति आयन कैलकुलेट किया जाता है। ये प्रति वाली गलती हुई मतलब गलत हो गया वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए एग्जांपल से, या फिर दूसरा इसका एक और डेफिनेशन याद कर लो बेटा, दोनों साथ में, तब एग्जांपल बता दूंगा। और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ना दिया हो वो क्या दे सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स released or gained per atom, number of electrons released or gained per atom or per ion or per molecule. Molecule is the valency factor of given substance। अब इन दोनों बातों को हम समझेंगे। एक डेफिनेशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया प्रति अणु वो वैलेंसी फैक्टर है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कितना चेंज आया प्रति अणु वो आपका वैलेंसी फैक्टर है। बात क्लियर बेटा? देखिए कैसे हम बात करें, मान लो आपने लिखा Cr6+, ये 2 पार्टिकल मिल के कन्वर्ट हो रहे हैं Cr2 3+ में, या फिर इस तरह से ऐसे लिखो आप, Cr6+ gives Cr3+, और होल ट्वाइस कर दिया तो यहाँ 2 से बैलेंस हो गया। अब इसमें देखो बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया। इस टाइप की रिएक्शन में आपको वैलेंसी फैक्टर भी बताना है। बोले बेटा वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट करो। कितने एटम हैं? 2 एटम, 2 एटम कर दो। कितना चार्ज है? ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 12। यहां देखिए बेटा, यहां भी कितने एटम है पीछे लिखे हुए हैं? 2 एटम। कितने प्लस वाले हैं? इस तरह से ना मॉलिक्यूल में लिखो बेटा, तब ज्यादा अच्छा समझ में आया, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। K2Cr2O7 ले लेते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर कर देते हैं, इसको रहने दें। समझो कि आपके पास है K2Cr2O7 है, ठीक है, और दूसरा इसमें प्रोडक्ट में Cr3+। यहां पर क्या है बेटा, K2 को हटा करके चार्ज लगा लो, 2- चार्ज। अब यहां चेक करो, वही वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए एक और नोट डाल लो पहले ही। यहां पर इस वाले केस में नोट वैलेंसी फैक्टर इज कैलकुलेटेड आफ्टर एटम बैलेंसिंग। मतलब यह है कि बैलेंसी फैक्टर यदि आपको रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है तो पहले उसके लिए एटम बैलेंस कर लें। क्या बैलेंस कर लें? इस नोट को पहले याद कर लो, फिर अपने आप ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा इजीली। तो बेटा ये है आपके पास क्रोमियम के, लेफ्ट साइड में क्रोमियम के कितने एटम है? 2, और राइट साइड में कितना? 1। पहले तो काम करो आप एटम बैलेंसिंग। क्या करो? एटम बैलेंसिंग। बच्चे कहेंगे कि कौन से एटम, तो जो दोनों साइड में कॉमन हो वो एटम बैलेंस कर लो। जरूरी कि ऑक्सीजन बैलेंस हो, पर क्रोमियम तो बैलेंस होना चाहिए ना बेटा, दोनों साइड में है।
बात क्लियर? इधर क्रोमियम के 2 एटम और उधर क्रोमियम के 1 एटम था, तो उसको 2 एटम कर दिया। ये एटम बैलेंसिंग हो गया बेटा, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है बताओ बच्चा। रेडॉक्स रिएक्शन में यदि बच्चों ने पढ़ा हो तो एक्स मान के कैलकुलेट करते हैं। कैसे? क्रोमियम 2O72 माइनस, इसको एक्स मान लिया तो एक्स कितने एटम है? 2, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, सबको याद है बेटा, इंटू 7 इक्वल टू -2, 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू +6 आ गया बेटा, +6। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को इसके ऊपर रख दो, +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दिखाई दे रहा है। तो देखिए बेटा कितना हो गया, सॉल्व करते हैं। 2 एटम है +6 में, कितना चला गया बेटा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट? +12 हो गया। यहाँ भी 2 एटम है +3 में, यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +6 हो गया। चेंज कितना आया? 12 से 6, तो 6 का चेंज आया। अब यहां से बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करना बड़ा मजेदार हो जाता है। एक ने बोला बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस वन Cr2O72 माइनस, और दूसरा बच्चा बोला बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ Cr3 प्लस। यानी एक बच्चा रिएक्टेंट साइड में बैलेंसिंग फैक्टर निकालने लगा और दूसरा बच्चा प्रोडक्ट की साइड में बैलेंसिंग फैक्टर पता करने लगा। इसका कितना आया और इसका कितना आया? तो इसमें चेंज कितना? 6 का। इसमें भी चेंज कितना? 6 का। लेकिन प्रति अणु पर मॉलिक्यूल, यहाँ अणु 1 है और यहाँ अणु 2 है, तो 6 का चेंज एक अणु के लिए तो 6/1, 6 का चेंज 2 परमाणुओं के लिए 6/2, 3। समझ गए बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन का बैलेंस फैक्टर तो आ गया 6/1, क्योंकि 6 से इसका चेंज आया है, तो 6 से वो चेंज आया है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल के लिए? 1 मॉलिक्यूल के लिए, 6/1। यहाँ 6 चेंज आया कितने के लिए? 2 मॉलिक्यूल के, तो 6/2। यहाँ 3 आ गया। बात क्लियर है? तो बताओ बेटा, अब इसका जो है आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट mass of K2Cr2O7 in the following reaction। आपको एक रिएक्शन दी है बेटा, K2Cr2O7 का इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिव्स, या फिर यूं कहिए SO2 गिव्स K2SO4 एसिडिक मीडियम प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज प्लस वाटर बनते हैं बेटा इसमें। और क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ एसिड लेते हैं, एसिड में मान लो आपने लिया H2SO4 ही ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो पूरी बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे कि क्या है। तो हमें किसका बैलेंस फैक्टर निकालना है सॉल्यूशन में बेटा? हमें इससे मतलब है क्योंकि इसका क्वेश्चन है। इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन है? क्रोमियम। इधर क्रोमियम वाला सेलेक्ट कर लो, बाकी सारी रिएक्शन को छोड़ दो। बैलेंस है या नहीं है उससे अभी कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको ले लो जिनमें कॉमन एलिमेंट हो। बेटा इसमें क्रोमेट में और इधर वाले क्रोमेट में कॉमन एलिमेंट कौन है? ये रहा, लिख लो K2Cr2O7 गिव्स Cr2SO4 होल थ्राइज।
यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लो बेटा क्रोमियम का, और यहाँ भी क्रोमियम का पता कर लो। यहाँ 2 एटम और यहाँ भी 2 एटम, एटम तो बैलेंसिंग है ही। मैंने बोला बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है एटम बैलेंसिंग के बाद, तो एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है तो झंझट ही खत्म। यहाँ +6 में है और यहाँ +3 में है बेटा। ये तो 2 एटम इन +6, वही पहले की तरह +12, और यहाँ के 2 एटम इन +3, 2 एटम +3 में तो यहाँ +6। चेंज कितना आया बेटा? 12 से 6 बन गया तो 6 का चेंज आ गया 6 का। सिंपल सी बात है। वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? वैलेंसी फैक्टर ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 इक्वल टू 6/1, 6 ही आ गया बेटा। क्या बैलेंसी फैक्टर पूछा है, इक्विवेलेंट मास पूछा है? इक्विवेलेंट मास। तो आप क्या कहोगे? 9E बराबर इक्विवेलेंट मास बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो चेक कर लेना है और 6 से डिवाइड कर देना है, m/6। अब बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालो, इसका कितना है? सबको पता है पोटेशियम का होता 39 एटॉमिक मास इंटू 2, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 7। क्रोमियम का होता 52, नहीं हो तो याद कर लेना। पोटेशियम का कितना होता है? 39। क्रोमियम का कितना होता है? 52। 52 दूनी 104, और एक और होता है बेटा ऑक्सीजन का 16। कितने ऑक्सीजन है? 7। 5 80 16 से 96 और 112। सबको सम कर दो बेटा। 4 10 14 के 4, 7 1 8 9, 294। कितना आ गया? 294/6। 6 चौके 24 बचे 5, तो वो 9 छंग 54, 49 आ गया बेटा। कितना आ गया? 49। चेक कर लेना सही कैलकुलेशन सही है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन सही होगी जहां तक। ठीक है। 6 चौके 24, 4 बचे 5, 54, 9 छंग 54। ठीक है, तो ये आपका आ गया 49। नोट करो इसको। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या करना है, 2 बातें याद रखनी है। पहले तो कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है, दूसरी बात एटम बैलेंसिंग के बाद किया जाता है, तीसरी बात पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है बेटा? प्रति अणु पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना होता है। तो ये है। अब इसमें याद रख लो कुछ बातें इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ही नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और K2Cr2O7, or K2Cr2O7, the valency factor is for K2Cr2O7, the valency factor is always +6 या 6, always 6 in any reaction, in any medium, any medium से मतलब चाहे एसिडिक मीडियम, चाहे बेसिक मीडियम, चाहे न्यूट्रल मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो, K2Cr2O7 का बैलेंसी फैक्टर हमेशा 6 होता है। ये रट लो। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? KMnO4 और KMnO4 कमीना 4, सॉरी KMnO4 और KMnO4 के लिए तीनों मीडियम में अलग अलग वैलेंसी फैक्टर होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट केस इन एसिडिक मीडियम KMnO4 जाता है बेटा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से Mn2+ में चला जाता, तो 7 से 2 में गया, कितना चेंज आया? 5 का। तो बैलेंसी फैक्टर 5 होता है। रट लेना, याद कर लेना। एसिडिक मीडियम में 5, बेसिक मीडियम में 3, सॉरी न्यूट्रल मीडियम में 3 और बेसिक मीडियम में 1। सेकंड इन न्यूट्रल मीडियम तो ये है बेटा KMnO4 चला जाता है
Mn4 प्लस में, यहाँ बैलेंस फैक्टर आ गया अपना +7 से +4 में गया तो चेंज आया 3 का, बैलेंस फैक्टर 3। थर्ड अपना जो आता है Nn, बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। बेसिक मीडियम का दूसरा नाम क्या है बेटा? अल्कलाइन मीडियम। KMnO4 चला जाता है अपने +7 से Mn+6 में, तो कितने का चेंज आया बेटा? 1 का, बैलेंस फैक्टर इज 1। इस तरह से तीनों मीडियम में यहाँ अलग अलग याद रखना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको बताया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि KMnO4 के मामले में बात करें, नाम में कमीना4 सॉरी KMnO4 है, तो इतना खतरनाक है कि 3 बार याद करना पड़ रहा है। और ये कितना सीधा है बेचारा, K2Cr2O7। तो इनमें 2 बातें और याद कर लें इंपॉर्टेंट, जब बोल ही दिया किसी चीज को तो याद करने वाली चीज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2Cr2O7 थोड़ी देर पहले अभी निकाला था, 294 आया था, चेक कर लें। आ गया बेटा 294, 49 आया था 294। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द K2Cr2O7 इज 294 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4, इसको भी याद कर लें बेटा, डायरेक्ट यूज होते हैं क्योंकि टाइम बचाना जरूरी है। 158, 158। ये दोनों मॉलिक्यूलर मास याद कर लिए तो आपको एग्जाम में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी वैल्यू रख करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। तो अब इसमें बची हुई बाकी के जो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट के बाद में जो अपना इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो चल रहा है, इसके अंदर बचे हुए कुछ पॉइंट्स और हैं, थोड़े से कंसेप्ट और हैं, तो कल के लेक्चर में अपना खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम 2-3 क्लासेज में जेई एडवांस के और जेई मेंस के PYQ कंप्लीट करेंगे। तो अगले 3 क्लास में, एक क्लास में आपका जेई मेंस के PYQ लेंगे, दूसरी क्लास में हम जेई एडवांस के PYQ लेंगे और तीसरी क्लास में हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। और ध्यान रखना बेटा, मैं उसमें रिपीटेटिव टाइप का नहीं लूंगा जिसमें बार बार एक कंसेप्ट रिपीट हो रहा हो। मान लो 8 क्वेश्चन में एक कंसेप्ट रिपीट हुआ तो मैं में से उस एक कंसेप्ट का एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपका टाइम भी बचे और तैयारी भी कंप्लीट हो जाए। बात क्लियर है बेटा? इसी तरह साथ बने रहिए। थैंक यू।